अगस्त 2024 में एक टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई। चूंकि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शनों के चलते तनाव था, तो बांग्लादेश की टीम समय से कुछ पहले पाकिस्तान आ गई ताकि मैचेस के लिए प्रैक्टिस कर सके। इस दौरान बांग्लादेश की टीम की तरफ से एक अजीबोगरीब शिकायत आई। टीम ने अपने होटल में स्लो इंटरनेट की शिकायत की, कहा कि हम अपने घर परिवार वालों से बात नहीं कर पा रहे। खबर बाहर आई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका खंडन कर दिया। लेकिन अब ये एक ही मसला होता तो इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान में आम लोगों की भी यही शिकायत है। लोग कह रहे हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब बहुत रो रो कर चल रहे हैं। स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स नहीं पूरे कर पा रहे। आईटी कंपनीज का तो बुरा हाल है। पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन ने चेतावनी दे दी है कि स्लो इंटरनेट से आईटी सेक्टर को $300 मिलियन का घाटा हो सकता है। पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया के अनुसार लोगों का मानना है कि सरकार ने जानबूझकर इंटरनेट की स्पीड कम की है। उन्हें लगता है कि सरकार पब्लिक सेंटिमेंट को कंट्रोल करना चाहती है। उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान सरकार चीन की तरह ही इंटरनेट फायरवॉल बना रही है ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपना कंट्रोल स्थापित कर सके। अब फायरवॉल अपने आप में नेगेटिव चीज़ नहीं है। आपके कंप्यूटर या दूसरे डिवाइसेस में फायरवॉल का इस्तेमाल ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए होता है, लेकिन जब सरकारें पूरे देश के स्तर पर फायरवॉल जैसे इंतजाम करती हैं तो अक्सर उसका मकसद ऑनलाइन स्पेस में दखलंदाजी का होता है। एक लोकल डिजिटल राइट्स ग्रुप बाइट्स फॉर ऑल के डायरेक्टर शहजाद अहमद ने कहा है कि उनके संस्थान के पास पर्याप्त सबूत हैं जो ये बताते हैं कि पाकिस्तान में फायरवॉल है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार भी चीन वाला इंटरनेट मॉडल फॉलो कर रही है। तो आज आसान भाषा की इस किस्त में बात होगी चीन के इसी इंटरनेट मॉडल पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में, मेरे यानी निखिल के साथ। हमारा एक दोस्त चीन में रहता है। हमने उससे कहा कि यार जरा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर हमारी एक रिपोर्ट देखना, देखकर बताना कि कैसी लगी। अब उसने बहुत दबी आवाज़ में रिस्पांस दिया कि मैं नहीं देख रहा, मुझे नहीं दिखेगी तेरी वीडियो। हमने मज़े लेते हुए कहा कि क्यों भाई, तेरे यहाँ यूट्यूब नहीं चलता है क्या? उसने बस इतना ही कहा कि सब क्या नहीं होता लक्ष्मण। सीन ये है कि चीन का इंटरनेट दुनिया के इंटरनेट से जुदा है। आप और हम जिस इंटरनेट को यूज़ करते हैं या देख पाते हैं वो चीन में नहीं चलता है। चीन में इंटरनेट सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, मतलब इंटरनेट का कंट्रोल पूरी तरह सरकार के ही पास है। चीन के लोग बाहरी देशों से आने वाला कौन सा कंटेंट देखेंगे और कौन सा नहीं, ये चीन की सरकार तय करती है। चीन के अंदर आम नागरिकों के जरिए जनरेट होने वाला कंटेंट, जिसे हम यूज़र जनरेटेड कंटेंट भी कहते हैं, वो इंटरनेट पर जाएगा या नहीं, इसका फैसला भी सरकार करती है। मुख्यतः इसी आधार पर करती है कि सरकार को कंटेंट से कोई ख़तरा तो नहीं है, सरकार की ताकत कम करने वाला या सरकार की आलोचना करने वाला कंटेंट तो नहीं है। एक उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप में से जो लोग दफ्तर में ऑनलाइन काम करते हैं, इंटरनेट पर जिनका काम होता है, उन्होंने एक बात नोटिस की होगी। ऑफिस के सिस्टम को जब ऑफिस के इंटरनेट पर आप चलाते हैं तो आप सिर्फ वही साइट्स खोल सकते हैं जिनकी परमिशन ऑफिस ने दे रखी है। इसके अलावा आप उस नेटवर्क पर जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका रिकॉर्ड आपके ऑफिस के आईटी टीम के पास रिकॉर्ड होता रहता है, जमा रहता है। बस ऑफिस को आप चीन समझ लीजिए और ऑफिस में काम कर रहे हैं लोगों को चीन का नागरिक। आपको ज़्यादा दिल से नहीं लेना है, ये एग्जाम्पल है ताकि आपको चीन का इंटरनेट मॉडल समझ में आए। चीन के मॉडल को डिटेल में हम समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि चीन ऐसा करता क्यों है। 20 अप्रैल 1994 इस दिन चीन पहली बार इंटरनेट से कनेक्ट हुआ। तब चीन की सरकार ने देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के इरादे से फैसला किया, लेकिन उसे क्या पता था कि इस फैसले से वो लोगों के लिए आलोचना करने के रास्ते भी खोल देगा। इंटरनेट आने से इकॉनमी को फ़ायदा हुआ, बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ लोग अपनी राय भी रखने लगे। सरकारी अधिकारियों के करप्शन की खबरें सामने आने लगी। देश में सामाजिक असमानता पर लोग अपनी नाराज़गी जाहिर करने लगे। सोशल मीडिया पर शेयर की हुई जानकारी फिर मेन मीडिया में आने लगी और कुल मिलाकर लोग इस तरह इंटरनेट के ज़रिए सरकार की जवाबदेही तय करने लगे। इन सब से चीन की सरकार का दिमाग धन्नाया। उसे लगा कि भाई कंट्रोल जो हमने स्थापित किया इतने दशकों में वो तो छूट जाएगा। उसकी ताकत पर खतरा मंडराने लगा और लिहाजा बौखलाई सरकार इंटरनेट पर कंट्रोल करने के तरीके ढूंढने लगी। 23 जनवरी 1996 को चीन में इंटरनेट रेगुलेशन से जुड़ा पहला कानून आया। नाम था टेम्पररी रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन नेटवर्क इंटरनेशनल कनेक्शन। बहुत लंबा नाम। इसमें यह तय किया गया कि चीन में सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सरकार के पास ही रजिस्टर होंगे और सभी का इंटरनेट ट्रैफिक चाइना नेट, जीबी नेट,
सरनेट या CST नेट से होकर ही जाएगा। ये सभी सरकारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, मतलब चीन में इंटरनेट बिना सरकारी चैनल से गुजरे कोई यूज कर नहीं सकता। इसके बाद भी ऐसे कई और कानून आते रहे जिससे कंटेंट पर सरकार की सेंसरशिप बढ़ी। सेंसरशिप क्या, आप जानते हैं, किसी भी मैसेज, चित्र या वीडियो या इंफॉर्मेशन को लोगों के बीच फैलने से रोकना, कर्टेल करना। 2009 में चीन की सरकार ने यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर बैन किया। बैन की कोई ठोस वजह नहीं बताई गई, मगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूट्यूब पर चीन के कुछ अधिकारियों का वीडियो सर्कुलेट हो रहा था। इसमें चीनी अधिकारी तिब्बत में आंदोलनकारियों को पीटते दिख रहे थे। बीजिंग के अधिकारियों ने इसे फेक बता दिया, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद यूट्यूब, गूगल, ट्विटर पर बैन की खबरें आ गई। 2013 में शी जिनपिंग चीन के प्रेसिडेंट बने और उनके आने के बाद चीन में इंटरनेट के नियम और भी ज़्यादा सख्त हुए और चीन में इंटरनेट यूसेज कंट्रोल, सेंसरशिप और सर्विलेंस के नियम लगातार आते रहे। इन सभी नियमों का एक ही मकसद है कि सरकार विरोधी कंटेंट इंटरनेट पर न जाने पाए। अगर कोई विदेशी साइट ऐसा कंटेंट जनरेट भी करती है तो उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, और अगर चीन के अंदर किसी वेबसाइट ने या आम नागरिक ने सरकार विरोधी पोस्ट किया है तो पहले उस कंटेंट को रिमूव किया जाता है, फिर उसे पोस्ट करने वालों को ट्रैक किया जाता है, उन्हें पकड़ा जाता है, बाकायदा सजा दी जाती है। चीन की सरकार इंटरनेट पर दो तरह से कंट्रोल करती है। पहला, इंटरनेट कंटेंट सेंसरशिप और दूसरा इंटरनेट एक्सेस कंट्रोल और मॉनिटरिंग। पहले सेंसरशिप को समझते हैं। चीन की सरकार ने इंटरनेट पर जाने वाले कंटेंट की सेंसरशिप के लिए एक फायरवॉल लगा रखा है। इसे द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना कह दिया जाता है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन यानी चीन के इतर किसी दूसरे देश से आने वाला इंटरनेट कंटेंट इसी फायरवॉल से होकर गुजरता है। फायरवॉल को आप एक टेक्निकल सिक्योरिटी गार्ड की तरह समझ सकते हैं, IT वाला सिक्योरिटी गार्ड। ये फायरवॉल कुछ टेरेस्ट्रियल लिंक से बना है। टेरेस्ट्रियल लिंक्स मतलब जिन पर सवार होकर डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तकनीकी भाषा में ये कॉम्प्लेक्स फिल्टरिंग सिस्टम है। जैसे कोई ग्लोबल डेटा चीन में दाखिल होना चाहता है, आने के लिए आता है, वो इन लिंक्स पर एंट्री मांगता है। इन फिल्टरिंग सिस्टम्स को मैनेज करने वाले अधिकारी इस डेटा की जांच करते हैं। कुछ जांच अधिकारी करते हैं, कुछ जांच सॉफ्टवेयर से होती है। अगर इस डेटा या इन्फॉर्मेशन में कुछ भी ऐसा मिल जाता है जो चीन की सरकार की ताकत को कम करता हो या चीन की सरकार के खिलाफ जाता हो तो उसे चीन के इंटरनेट में दाखिल नहीं होने दिया जाता। अधिकारी चाहें तो पूरा का पूरा डोमेन नेम और IP एड्रेस रेंज ही ब्लॉक कर सकते हैं। DNS स्पूफिंग, URL एनालिसिस और फिल्टरिंग, पैकेट इंस्पेक्शन और रीसेटिंग कनेक्शन जैसे कुछ और तरीके भी हैं जिनका इस्तेमाल डेटा की फिल्टरिंग के लिए किया जाता है। हम सबको बारी बारी से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस आप ये समझिए कि ये तरीके हैं जिनके जरिए चीन ऑनलाइन कंटेंट को फिल्टर करता है कि क्या अलाउ करना है, क्या नहीं करना है। चीन सरकार ने कुछ कीवर्ड्स और फ्रेजेस को भी बैन किया है। अगर चीन के अधिकारी ये मानते हैं कि ग्लोबल कंटेंट में वो कीवर्ड या फ्रेज मिल रहा है तो उस वेबसाइट को वहीं ब्लॉक कर दिया जाता है। सॉफ्टवेयर के थ्रू भी ये काम होता है। खासकर वेस्टर्न ऐप्स और साइट्स को चीन के फायरवॉल ने ब्लॉक करके रखा है। सेंसरशिप के खिलाफ काम करने वाले greatfire.org ने इस संबंध में कुछ आंकड़े दिए हैं। उसके मुताबिक सबसे हैवी ट्रैफिक वाली 1000 वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से 250 चीन में पूरी तरह ब्लॉक हैं। इंटरनेट फ्रीडम पर काम करने वाली संस्था फ्रीडम हाउस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 31 मई 2023 तक चीन में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सिग्नल, क्लब हाउस, स्नैपचैट, लाइन और पिंटरेस्ट जैसे इंटरनेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चीन में ब्लॉक हैं। डिस्कशन फोरम रेडिट 2018 में उसको भी ब्लॉक कर दिया। रही बात रेडिट की तो 2018 में उसे भी ब्लॉक कर दिया गया था, जहां थ्रेड्स लिखते हैं लोग। विकिपीडिया और गूगल की कई सर्विसेज आपको चीन में नहीं मिलती हैं। चीन में फेसबुक या X आप टाइप करेंगे ट्विटर, दिस साइट कांट बी रीच्ड ऐसा लिख करके आ जाएगा। इसके अलावा अखबार भी ब्लॉक है। न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और BBC जैसे न्यूज़ पब्लिकेशंस भी चीन में ब्लॉक हैं। दूसरे देशों को छोड़िए, बगल में ही ताइवान और हांगकांग है, उनके चाइनीज़ भाषा वाले इंडिपेंडेंट न्यूज़ सर्विसेज जो चल रही हैं वहाँ, वो भी चीन में अलाउड नहीं है। कुछ टेक जुगाड़ू लोगों ने इसका तोड़ निकालने की एक वक्त कोशिश की और VPN इस्तेमाल किया तो सरकार ने इसके लिए भी कानून बना दिया। इस फायरवॉल को क्रैक करने वाले टूल्स को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। VPN के यूज़ रोकने के लिए लगातार नियम और कानून बन ही रहे हैं। VPN का मतलब हुआ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फायरवॉल्स के पार जाने का ये सबसे बेसिक तरीका है। होता यह कि इंटरनेट पर हर डिवाइस का एक पता होता है कि ये कहाँ है। इसे कहते हैं IP एड्रेस।
जब आप VPN पर होते हैं तो आपके डिवाइस को किसी दूसरे देश से पता दे दिया जाता है और लगातार बदलते रहते हैं। इसके चलते इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ये पता नहीं चलता कि आप कोई वेबसाइट चीन से खोल रहे हैं कि पाकिस्तान से खोल रहे हैं कि ब्रिटेन से खोल रहे हैं, जिसके बाद आप उन वेबसाइट्स को भी एक्सेस कर पाते हैं जिन्हें आप अपनी ओरिजिनल IP एड्रेस से खोल नहीं सकते थे लीगली या टेक्निकली। हालांकि चीन कॉपी करने में भी पीछे नहीं है, उसने ऐप्स बैन किए और साथ में चाइनीज डेवलपर्स को उनका कॉपी वर्जन बनाने की परमिशन भी दी। चीन में फेसबुक की तर्ज पर बना है रेन, यूट्यूब की जगह यूकू है और ट्विटर की जगह सीना वेइबो। – 2014 में तो चीन की सरकार ने कंट्रोल बढ़ाते हुए एक और बड़ा कदम उठाया और इंटरनेट पर कंटेंट की मॉनिटरिंग यानी निगरानी के लिए बाकायदा एक डेडिकेटेड संस्था भी बना दी, द सेंट्रल साइबर स्पेस अफेयर्स कमीशन। आप समझ लीजिए कि यह कमीशन कंटेंट सेंसरशिप में चीन की सरकार का राइट हैंड है। पहले यह कमीशन सेंट्रल साइबर सिक्योरिटी एंड इन्फॉर्मेटाइजेशन नाम से बनाई गई थी। इसका काम है चीन में इंटरनेट से जुड़ी पॉलिसी बनाना और फिर लागू करना। चीन में कंटेंट सेंसरशिप से जुड़े फैसलों के नियम कानून यही संस्था बनाती है। ये संस्था चीनी सरकार की नज़र में इतनी अहमियत रखती है कि चीन की सरकार ने इसे सेंट्रल कमीशन का दर्जा दिया है, मतलब ये सीधे केंद्र सरकार के साथ काम करती है। ये संस्था साइबर स्पेस अफेयर्स लीडिंग ग्रुप या सेंट्रल साइबर स्पेस अफेयर्स कमीशन के नाम से भी जानी जाती है। यही कमीशन तय करता है कि किस कंटेंट को रोका जाएगा और किसे अलाउ किया जाएगा। कमीशन अगर राइट हैंड है तो साइबर पुलिस लेफ्ट हैंड है। साइबर पुलिस सर्विलेंस हार्डवेयर इंस्टॉल करती है, लोगों पर निगरानी रखती है। अगर किसी चाइनीज़ नागरिक ने सरकार विरोधी कंटेंट पोस्ट किया, बोला, लिखा, दिखाया तो साइबर पुलिस पहले उस कंटेंट को ब्लॉक करती है, फिर संदिग्ध मानकर जांच करती है, अरेस्ट करती है। अब इतना तो आप जानते हैं कि चीन की सरकार अपने खिलाफ कुछ सुन नहीं सकती है, लेकिन चीन की सरकार अर्थव्यवस्था से भी समझौता नहीं करती है। तो बिजनेस के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को उसने थोड़ी ढील भी दी है। ढील कितनी? थोड़ी। चीन की इंटरनेट कंपनीज को साफ आदेश है कि उन्हें यह इंश्योर करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर सरकार विरोधी कंटेंट न जाए। चीन का कानून कहता है कि ऑनलाइन सर्विस देने वाली सभी कंपनियों के पास यूजर्स का असली नाम होना चाहिए और यूजर असली नाम बता रहा है या नहीं ये उन्हें वेरीफाई भी करना पड़ेगा। इसके लिए कंपनियों ने नेशनल ID मैंडेटरी की है। ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली एक संस्था है आर्टिकल 19। उसके मुताबिक चीन की टॉप 500 कंपनीज में से 90% से ज़्यादा कंपनियों में साइबर सर्विलांस के सेल बने हैं जो उनके प्लेटफॉर्म पर जाने वाले सभी कंटेंट को चेक करते हैं। चैट ऐप हो या डिस्कशन फोरम हो या इवन वीडियो गेम्स हो, ऑनलाइन कोई भी सर्विस यूज करने के लिए यूजर्स को अपना ओरिजिनल नाम डालना पड़ता है। अब यूजर सही नाम बता रहा है या बता रही है, इसके लिए उनसे नेशनल ID नंबर या फ़ोन नंबर भी लिया जाता है, तब जाकर किसी ऐप पर आप लॉगिन कर पाते हैं, रजिस्टर कर पाते हैं। वहीं अगर किसी बिजनेस को सर्विस दी जा रही है तो उनसे उनका सरकारी बिजनेस लाइसेंस नंबर भी लिया जाता है। इसके अलावा चीन में इंटरनेट कंपनीज को अपने यूजर्स का डेटा लोकल सर्वर पर रखना होता है ताकि जब ज़रूरत लगे सरकार उस डेटा को चेक कर सके। इसके अलावा अगर चीन के यूजर से जुड़ा कोई भी डेटा देश के बाहर भेजना है तो उसका पहले साइबर सिक्योरिटी रिव्यू होता है, उसके बाद चीन के बाहर कोई डेटा भेजा जाता है। अब कुछ आंकड़े देते हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि चीन में साइबर लॉ कितनी कड़ाई से फॉलो करवाया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक जेल में बंद पत्रकार और सरकार की आलोचना करने वाले इंटरनेट यूजर्स की संख्या सबसे अधिक चीन में है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 2010 और 2012 में बताया कि नेटिजन्स के लिए चीन दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। इसके अलावा फ्रीडम हाउस एक संस्था है जो हर देश में इंटरनेट फ्रीडम की स्थिति पर हर साल रिपोर्ट जारी करती है। 2023 के लिए चीन आधारित एक लंबी रिपोर्ट साफ साफ दिखाती है कि चीन में इंटरनेट इस्तेमाल करना कितना मुश्किल है। वैसे तो ये रिपोर्ट इतनी लंबी है कि सभी तथ्यों को इस वीडियो में समेट पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ मेन पॉइंटर्स हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्या कहती है रिपोर्ट्स? इनके मुताबिक चीन लगातार 9वें साल वर्ल्ड्स वर्स्ट अब्यूजर ऑफ इंटरनेट फ्रीडम है। ऐसा देश, मतलब चीन में इंटरनेट फ्रीडम की स्थिति सबसे खराब है लगातार 9वें साल। 100 अंकों के स्केल में चीन को 9 अंक मिले। ये इंडेक्स 3 फैक्टर्स पर तैयार किया गया है। ऑब्स्टिकल्स टू एक्सेस 25 अंकों के वेटेज वाले इस फैक्टर में चीन को 7 मिले। लिमिट ऑन कंटेंट 35 अंकों के वेटेज वाले इस फैक्टर में चीन को 2 अंक मिले। वायलेशन ऑफ यूजर राइट्स 40 अंकों के वेटेज वाले इस फैक्टर में चीन को 0 मिले। मतलब साफ है कि यूजर्स के इंटरनेट अधिकारों की धज्जियां उड़ाने में चीन की स्थिति बद से बदतर है। रिपोर्ट में कोविड के समय का उदाहरण भी दिया गया है कि कैसे महामारी के दौरान सरकार की नीति के विरोध में हुए आंदोलन से जुड़े कंटेंट को इंटरनेट से हटाया गया। न्यूज़ स्टोरी शेयर करने वाले लोगों को सजा हुई।
नए नियम कानून लाकर टेक ऐप्स को ऐप स्टोर से ही हटा दिया गया। जनरेटिव एआई टूल्स के लिए नए प्रतिबंध लागू किए गए। इसके अलावा चीन के इंटरनेट यूजर्स हाई स्पीड सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फायरवॉल की वजह से कनेक्शन स्पीड कई जगह लिमिटेड है। इतना ही नहीं, चीन के कुछ इलाकों में इंटरनेट स्पीड ज़्यादा है और कुछ जगह कम है। चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीन में सबसे तेज़ इंटरनेट कनेक्शन शंघाई में है और सबसे कम इंटरनेट स्पीड शिनजियांग में है। आप जानते हैं कि शिनजियांग चीन के सबसे कम समृद्ध और सबसे ज़्यादा सेंसर्ड इलाकों में आता है। अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं। और अब हम चीन के इंटरनेट मॉडल पर वापस जा रहे हैं। चीन के इंटरनेट मॉडल को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि धीरे धीरे दुनिया भर की सरकारें इंटरनेट को कंट्रोल करने की ही कोशिश कर रही हैं, जो काम चीन कर चुका है। चीन को भी इस बात की भनक लग गई है, इसलिए अब वो अपने देश में कंट्रोल कायम करने वाले इस हथियार को दूसरे देशों को बेच रहा है। कंबोडिया पहले ही चीन के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल को कॉपी कर चुका है। ह्यूमन राइट्स संस्था आर्टिकल 19 के मुताबिक चीन के ग्रेट फायरवॉल की तर्ज पर कंबोडिया अपने यहाँ नेशनल इंटरनेट गेटवे पर काम कर रहा है। इस पर 2021 से काम चल रहा है। इसके पीछे कंबोडिया सरकार ने तर्क दिया कि नेशनल सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी, टैक्स फ्रॉड को रोका जाएगा। सरकार भले ही भलाई का तर्क दे रही है, मगर कई एक्टिविस्ट संस्थाओं का कहना है कि इससे लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल और थाईलैंड दोनों ही देश कथित तौर पर ऐसा ही फायरवॉल बनाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आर्टिकल 19 के मुताबिक ये दोनों चीन के नुमाइंदे बनकर विदेश में रह रहे तिब्बती और उइगर समुदाय के लोगों की निगरानी कर रहे हैं। एकेडमिक लॉरा देनार्डिस ने 2014 में अपनी किताब में लिखा था, 21वीं शताब्दी में इंटरनेट गवर्नेंस से जुड़े विवाद के इर्द गिर्द ही नए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर्स बनती दिखेंगी। मार्च 2020 में जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस में चाइनीज टेलीकॉम कंपनी हुआवे के कुछ इंजीनियर्स ने न्यू आईपी का प्रस्ताव पेश किया और कहा कि इंटरनेट सभी का है, लेकिन है किसी का भी नहीं, इसलिए हम कुछ नया लेकर आना चाहते हैं। न्यू आईपी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे पावर लोगों की बजाय एक बार फिर से देश की सरकारों के हाथ में होगी, जैसा अभी चीन में होता है। देश में किसी भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट प्रोवाइडर्स की परमिशन लेनी होगी, चाहे कोई ऐप डाउनलोड करना हो या साइट ओपन करनी हो। चीन के अलावा एक दूसरा इंटरनेट मॉडल है ही वेस्टर्न मॉडल, जो मार्केट लेड कैपिटलिज्म वर्जन है। ये भी सर्विलेंस पर ही काम करता है मोरलेस। अब जब चीन अपने मॉडल को दूसरे देशों को बेच रहा है तो एक अलग इंटरनेट नेटवर्क सा बनता दिख रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूरोप और अमेरिका भी डेमोक्रेटिक देशों के लिए इंटरनेट गवर्नेंस का मॉडल लेकर आएंगे? इसका सीधा या आसान जवाब हमारे पास अभी नहीं है। आसान भाषा के इस एपिसोड को हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। ये जानकारी आपके लिए जुटाई उपासना ने और जतिन ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।